आप सभी का स्वागत है। राधे नमन गुरु जी। मैं सभी गांव को में हूँ। नमस्कार। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, बहुत तो इस अच्छा है, स्वागत है। आप सभी का लगातार स्वागत जी। प्रणाम, राधे नमन। सभी का स्वागत है। नमस्कार गुरु जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आप सभी सुधीजनों का वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन अमेरिका के इस पटल पर स्वागत है। और यहाँ से हम छंद रचना पर कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। हम आप मिलकर छंद को सीखने की दिशा में कुछ आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है छंद से गजल। छंद से कैसे हम गजल लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्षमा करें। ये जानने के लिए सबसे पहले हम एक गजल प्रस्तुत करना चाहेंगे। तो उसको देख करके बहुत सा अनुमान होगा कि गजल होती क्या है, कैसी होती है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जिसने काखा गा से प्रारंभ किया है उसको भी समझने में कठिनाई न हो। इसलिए सबसे पहले एक गजल मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसकी संरचना को देखिएगा और उसके बाद हम उसके एक एक बिंदु को आपके सामने रखेंगे और फिर ये बताएंगे कि गजल को छंद से कैसे सीखा जा सकता है, छंद से कैसे लिखा रचा जा सकता है। तो पहले सुनिए गजल। जिंदगी सी गजल है सरल साथियों। इस गजल में हम गजल की ही बातों को एक एक शेर में प्रकट करने का प्रयास करेंगे। और पूरी गजल में जिंदगी और गजल दोनों की तुलना की गई है। उस तुलना के माध्यम से हम गजल की बात भी करेंगे और जिंदगी की बात भी करेंगे। सुनिएगा। जिंदगी सी गजल है सरल साथियों, जिंदगी सी कठिन भी गजल साथियों। एक मतला ही है जो कि छंद है, एक मतला ही है जो कि स्वच्छंद है। जैसे स्वच्छंद हो शिशु नवल साथियों। तुक मिलाते रहो काफिए खोज कर, तुक मिलाते रहो काफिए खोज कर। बेतुकी जिंदगी है गरल साथियों। जिंदगी कुछ नहीं है गजल कुछ नहीं, जिंदगी कुछ नहीं है गजल कुछ नहीं। जो रवानी न हो दरअसल साथियों। जिंदगी की गजल का सहारा रदीफ, जिंदगी की गजल का सहारा रदीफ। जो कि रहता गजल में अचल साथियों।
हर कदम शेर पर शेर कहती नए, हर कदम शेर पर शेर कहती नए, जिंदगी है गजल का अमल साथियों। और गजल का आखिरी शेर, जिसे मक्ता भी कहते हैं, कांपनी रव अधर क्यों रहे अंत में, कांपनी रव अधर क्यों रहे अंत में, कोई मांगता रहा है मचल साथियों, जिंदगी सी गजल है सरल साथियों, जिंदगी सी कठिन भी गजल साथियों। ये एक गजल हमने प्रस्तुत की, तो आपके दिमाग में इस गजल की तस्वीर रहेगी, और जिनको गजल के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होगी उनको इसके युग्म सुनने में बहुत आनंद आया होगा। जिनको नहीं जानकारी होगी वो आज के इस कार्यक्रम को सुनने के बाद दोबारा जब इस गजल को सुनेंगे तो इसकी खूबियां सामने आएंगी। तो आइए हम सबसे पहले ये जान लें कि गजल होती क्या है। मोटी भाषा में हम कहें तो गजल में दो दो पंक्तियों के जोड़े होते हैं, और इन जोड़ों को शेर कहते हैं। ध्यान रहे कि इससे पहले हमने गीतिका के बारे में बताया था क्या होती है, तो जिनको गीतिका का स्मरण होगा उनको समझने में सरलता ही नहीं रहेगी, बल्कि कुछ भी नया नहीं लगेगा, बस केवल शब्द नए लगेंगे। तो ये दो दो पंक्तियों के जोड़े होते हैं, इनको गजल में शेर कहते हैं। ये वही हैं जिनको गीतिका में युग्म कहते हैं, और सभी पंक्तियां एक ही लय में होती हैं। लय की बात हम बहुत विस्तार से करेंगे और बाद में करेंगे। इन जोड़ों में से जो पहला जोड़ा होता है, यानी पहला शेर होता है, उसको हम मतला कहते हैं। जैसे कि ऊपर हमने भी पढ़ा कि जिंदगी सी गजल है सरल साथियों, जिंदगी सी कठिन भी गजल साथियों। तो ये पहला जो जोड़ा था यानी शेर था, इसको हम मतला कहते हैं। इसकी जगह पे गीतिका में क्या था? मुखड़ा था। अब आप देखें कि जो ये जोड़े हैं यानी शेर हैं, एक बात और बता दें कि शेर का बहुवचन अशार होता है। जब हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो अशआर कहेंगे। तो प्रत्येक शेर की पहली पंक्ति जो है उसको मिसरा ऊला कहते हैं, और दूसरी पंक्ति को मिसरा सानी कहते हैं। इसी को हमने गीतिका में बताया था कि पहली पंक्ति को पूर्व पद कहते हैं और दूसरी पंक्ति को पूरक पद कहते हैं। उसकी जगह गजल में हम उनको कहेंगे मिसरा ऊला और मिसरा सानी। इसके बाद में जो आखिरी शेर होता है, उसमें अगर रचनाकार का उपनाम आता है तो उसको मक्ता कहते हैं। इसी को हमने गीतिका में मनका कहा। और गजल में आवश्यक नहीं होता कि मक्ता आखिरी शेर ही हो, वो उससे पहले भी आ सकता है। अगली विशेषता यह है कि गजल में एक विशेष प्रकार की कहन होती है। कहन ये वही है जो हमने गीतिका में बताई थी कि पहली पंक्ति में यानी मिसरा ऊला में लक्ष्य पर संधान किया जाता है, और दूसरी पंक्ति अर्थात मिसरा सानी में
लक्ष्य पर प्रहार किया जाता है, या यूं कहें कि विषय का रहस्यात्मक उद्घाटन किया जाता है। तो उससे एक चमत्कार उत्पन्न होता है, और इस चमत्कार के साथ जो बात कही जाती है उसकी कहन कुछ विशेष होती है। तो उस कहन को हमने गीतिका में कहा था कि विशिष्ट कहन कहते हैं या वक्रोक्ति कहते हैं, लेकिन गजल में उसको गजलियत कहते हैं, या अंदाजे बयां कहते हैं, या कुछ और भी नाम ऐसे दिए जा सकते हैं। उन सब का मतलब यही है कि गजल का शेर अगर कहा जाए तो उससे एक चमत्कार उत्पन्न होना चाहिए, और उस चमत्कार के कारण जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसके मुंह से अनायास ही वाह निकल जाए। ये गुण कहलाता है गजलियत, या अंदाजे बयां, या विशिष्ट कहन। और इसी को हम मारकता कहते हैं। माने ये कहते हैं कि ये युग बड़ा मारक है। मारक माने उसकी मार बहुत तगड़ी है, जैसे जैसे तीर की मार बहुत तगड़ी होती है, गहराई तक घुस जाता है, ऐसे ही शेर की मार बहुत तगड़ी है, वो दिल की बहुत गहराई तक उतर जाता है। ये अभिप्राय होता है मारक कहने का। तो ये गुण जो आपने अभी तक देखे हैं इनमें कुछ नया नहीं है, जो गीतिका में बताया था वही गजल में है, केवल भाषा बदल गई। अब हम दो गुणों पर विचार करेंगे, और एक जो पीछे छोड़ाए हैं लय, और दूसरा गुण भाषा और व्याकरण का है। तो पहले लय की बात हम कर लें कि लय दोनों में अनिवार्य होती है। सभी पंक्तियां लय में होनी चाहिए, और वो लय एक ही होती है आदि से अंत तक। उसे बदलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है कि एक पंक्ति हम इस लय में कह दें, दूसरी उस पंक्ति में कह दें, और बहुत अच्छे ढंग से गा दें, लेकिन वो गजल नहीं होगी, कुछ भी हो। गजल होने के लिए आवश्यक है कि उसकी हर पंक्ति, जिसे हम मिसरा कहते हैं, प्रत्येक मिसरा एक ही लय में हो। तो लय जो है ये आती कैसे है? लय दो तरीके से आती है आदमी के पास, रचनाकार के पास, कि एक तो वो किसी को गाते सुनता है और उसकी भीतर भीतर नकल कर लेता है। अब हिंदी में इसको हम अनुकरण कहते थे, आज गजल की बात चल रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? नकल। वो उसकी नकल कर लेता है, और नकल करके वैसे ही गुनगुना के गाने लग जाता है, लय बन जाती है। तो एक तो तरीका यह है, दूसरे को सुनकर उसकी नकल करके हमको लय आ जाती है। दूसरा यह है, कभी कभी आदमी अपनी मौज मस्ती में, मन की तरंग में कुछ गुनगुनाने लगता है, एक नई लय बन जाती है, वो भी लय होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे छोटे कम उम्र में, जिसमें शिशु शैशव अवस्था होती है, वहां खेलते खेलते कुछ उल्टी सीधी जाने क्या क्या बातें गुनगुनाने लगते हैं, जिनका अर्थ कुछ नहीं होता है, और वो अपने मस्ती में कुछ न कुछ गुनगुनाते गाते रहते हैं, तो वो भी एक लय ही होती है। तो लय चाहे अनुकरण से बने, नकल से, चाहे मन की तरंग से बने, वो लय ही है। और उस लय में अगर गजल की सारी पंक्तियां लिखी जाएं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन लय का एक निश्चित व्याकरण भी होता है। अगर लय है तो उसका एक निश्चित व्याकरण भी होगा। मन की तरंग में स्वेच्छाचारिता से हम कैसे भी कुछ गुनगुना सकते हैं, लेकिन उस गुनगुनाहट की, उस लहर की, उस तरंग की एक व्याकरण भी होती है। व्याकरण का अर्थ है लय को नियमों में बांधना। तो नियमों में बांधने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, होंगे और भी, लेकिन मेरी दृष्टि में इस समय दो ही हैं। कि एक तो है गजल की बहर। गजल में बहरें होती हैं, उन बहरों में हम लय को बांध लेते हैं। और गजल की बहर में एक खास बात होती है
कि एक बहर एक ही लय के लिए बनी और एक लय एक ही बहर के लिए बनी। अंग्रेजी में कहें तो दे आर मेड फॉर ईच अदर, एक दूजे के लिए बने। वह गजल अगर एक बहर पे है तो उसकी लय वही होगी, और वह गजल अगर उस लय में है तो उसकी बहर वही होगी। इसको नियंत्रित करने में गुरु लघु का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो गुरु लघु आते हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है, और उस क्रम को समझाने के लिए गजल में छोटे छोटे स्वर खंड बनाए जाते हैं, और उन स्वर खंडों को लघु गुरु के छोटे छोटे स्वर खंड, जैसे हमने गीतिका की भाषा में बताएं, आपको गालगा बोल दिया तो ये स्वरखंड हो गया, गाल गागा बोल दिया वो दूसरा स्वरखंड हो गया, लगा गागा बोल दिया ये तीसरा स्वरखंड हो गया। ऐसे बहुत से स्वरखंड हो जाएंगे। तो इन स्वरखंडों का निर्माण गजल में किया गया बड़ी लय को बताने के लिए। फिर इन स्वरखंडों को जोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी एक बहर बन जाती है, और उसी बहर पर गजल की पूरी पंक्ति चलती है। इस स्वरखंड को गजल की भाषा में रुक्न कहते हैं। रुक्न, गीतिका में हमने इसको स्वरक बताया था हिंदी में, वही चीज है, इसको उर्दू में हम रुक्न कहते हैं। ये बात अलग है कि गीतिका में स्वरक बहुत से ऐसे होते हैं जो रुक्न की सीमा में नहीं आते। रुक्न निश्चित है, और उन रुक्नों को घटा बढ़ा करके भी कुछ नए रुक्न बनाए गए हैं। तो इन रुक्नों को जोड़ने से जो रुक्नों की श्रृंखला बन जाती है एक, वो एक लय को बनाती है, और उस श्रृंखला को हम बहर कहते हैं। बहरों के नाम इतने टेक्निकल हैं, तकनीकी हैं, कि सामान्यतः व्यक्ति याद नहीं कर पाता है। रुक्न का बहुवचन होता है अरकान। तो जब बहुत से रुक्न एक पंक्ति में लिखे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं अरकान। अरकान माने बहुत से रुक्न, रुक्न का बहुवचन अरकान। अब एक उदाहरण से आप समझिए, जैसे हमने अभी एक गजल आपके सामने रखी कि जिंदगी है गजल सी सरल साथियों, जिंदगी है गजल सी सरल साथियों। इसके अलग अलग टुकड़े करें तो टुकड़े ऐसे होंगे, जिंदगी है गजल सी सरल साथियों। इसमें हर टुकड़े का उच्चारण जो है वो जैसा आप पहले से देखते आए हैं गीतिका में, वो क्या है, गालगा है। गालगा 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 गालगा। लेकिन इसको बहर में एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया है। उन नामों को हमें अलग से याद करना पड़ेगा। जैसे एक स्वरक है गालगा, तो गजल की भाषा में या उर्दू में उसको हम एक रुक्न कहेंगे, और वह रुक्न होगा फाइलुन। गालगा को हम कहेंगे गजल की भाषा में फाइलुन। और अगर इस गजल का अरकान लिखना हो, यानी बहर का मीटर लिखना हो, तो हम क्या कहेंगे, फाइलुन 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 फाइलुन। गालगा 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 4 बार न कहेंगे, फाइलुन 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 4 बार कहेंगे, तो ये बन जाएगा अरकान। और इसी को हम कहते हैं बहर। बहर का नाम अलग होता है, हम वहां तक आपको नहीं ले जाएंगे, रचना करने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, अरकान को ही समझना है। तो ऐसे ही जितने भी स्वरखंड हैं उर्दू के, उनको हम लघु और गुरु में भी कह सकते हैं। जैसे
गाल गा को हमने कहा फाइलुन। ऐसे ही लगा गा लगा गा लगा गा को हम कहेंगे मुफैलुन। गा गाल को कहेंगे मफऊल। 3 वर्णों से ये बस 3 ही बनते हैं, इससे अधिक नहीं बनते। लघु गुरु का प्रयोग करें। अब तीनों अगर लघु हों तो कोई रुक्न नहीं है, तीनों अगर गुरु हों तो कोई रुक्न नहीं है। कारण कि किसी भी लघु गुरु के क्रम में लय का प्राविधान तभी होता है जब गुरु और लघु दोनों आए। जब गुरु के बीच में लघु आ जाता है तभी एक लय बनती है, एक लहर बनती है। और सब गुरु गुरु ही कह दिए जाए तो जो लय बनेगी वो एक नहीं होगी, मनमानी होगी, एक से अधिक लय बन जाएगी। सारे लघु लघु कह दिए जाए तो भी जो लय बनेगी वो स्वैच्छिक होगी, मनमानी होगी, और एक से अधिक लय उसमें बन जाएंगी। लेकिन जब बीच बीच में लघु को डाल के और एक क्रम बनाया जाता है लघु गुरु का, जिसमें लघु भी कहीं न कहीं मौजूद होते हैं, तो ऐसे रुकनों से जो एक श्रृंखला, एक कड़ी बनती है, उसका नाम होता है बहर। और बहर एक ही लय को स्थापित करती है। वह लय उसी बहर के लिए है, वह बहर उसी लय के लिए है, वो एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पर उदाहरण में आपने देखा कि बहर क्या है। फाइलुन 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 फाइलुन, जिंदगी सी गजल है सरल साथियों। ऐसे ही और बहुत सी बहर बनेगी और उन सभी बहर में छोटे छोटे रुकनों को जोड़ करके एक लंबी कड़ी बनाई जाएगी। तो लय को साधने के लिए 2 साधन हैं। एक तो है बहर, जिसकी हमने विस्तार से इसलिए चर्चा की कि उसकी चर्चा हम आज पहली बार कर रहे हैं। और दूसरा साधन है छंद, उसकी चर्चा हम बहुत पहले कर चुके हैं, तो उसको हमने ज्यादा विस्तार नहीं दिया। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अभी भी जान जाएंगे, हम बार बार उसको लाएंगे सामने, समझते जाएंगे धीरे धीरे। तो जितनी भी बहर हैं वो है क्या, लघु गुरु का एक क्रम है, वो भी एक मापनी ही है। उसी मापनी के नाम अरकान है, और वह मापनी एक छंद की मापनी है, किसी न किसी छंद की मापनी होगी। तो अगर हमको उस छंद का ज्ञान हो और बहर का ज्ञान न हो, तो हम लय को बहर से साधने के बजाय छंद से साध लेंगे। बात तो एक ही है। लय को साधने के लिए 2 व्याकरण हमारे सामने है, एक है बहर और एक है छंद। तो अगर हम बहर में न जाना चाहें, बहर का हमको ज्ञान न हो, तो वह बहर जिस छंद के समतुल्य है, उस छंद का ज्ञान होने पर हम उस लय को साध लेंगे, उसका परीक्षण कर लेंगे, उसकी गलतियों को पकड़ लेंगे, उसका परिमार्जन कर लेंगे। हमको बहर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इसी आधार पर हमने एक लंबी सूची आपके समक्ष रखी है, जिसमें बताया गया है कि किस बहर को किस छंद से साध सकते हैं, अर्थात कौन सी बहर किस छंद का परिवर्तित रूप है या प्रतिरूप है। अगर वो छंद समझ रहे हैं तो बहर समझ रहे हैं, अगर वो बहर समझ रहे हैं तो छंद समझ रहे हैं, दोनों बातें एक ही हैं। इसमें मैंने 54 बहरों को अपनी जो कृति है छंद विज्ञान, उसमें दिया है। और बहर बहुत ज्यादा नहीं है, 54 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। मौलिक जो बहर हैं वो केवल 19 हैं। उन्हीं में फिर थोड़े परिवर्तन करके नई नई बहर बनाई गई हैं, उनकी उससे संख्या बढ़ती चली गई है, लेकिन मूल रूप से 19 बहर हैं।
तो 54 हमने उदाहरण के लिए दी हैं जिनमें ज्यादातर प्रचलित बहर को हमने सम्मिलित कर लिया है। केवल उन बहर को छोड़ दिया है जो प्रचलित नहीं है, जिनका प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि फिर संख्या और अधिक बढ़ जाती। 54 बहर अगर आप समझ लें तो शायद ही कोई गजल ऐसी आपके सामने से गुजरे जो उन बहर के भीतर ना आती। अब कुछ हम उदाहरण देना चाहेंगे, उन उदाहरणों से बात और स्पष्ट हो जाएगी। आप ध्यान से ये समझ लें कि हम बता क्या रहे हैं। हम बता रहे हैं कि गजल की पंक्तियां एक लय पर आधारित होती हैं और उस लय के व्याकरण दो हों, एक उर्दू की बहर है और एक हिंदी का छंद है। तो जितनी भी बहर हैं वो सब हिंदी छंद से समझी जा सकती हैं, उनका एक रूप हिंदी छंद में मौजूद है। अगर हमें बहर नहीं आती तो हम छंद से उसको समझ लेंगे। अब उदाहरण के लिए हम एक दो बहर और उनसे संबंधित छंद आपके आगे प्रस्तुत करेंगे, उससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि एक बहर है, गाल गागा गाल गागा, बस इतनी। इसका गाल गागा का रुक्न होता है फाइलातुन। तो जब इसको हम बहर में कहेंगे तो गाल गागा को हम फाइलातुन कहेंगे। तो गाल गागा गाल गागा, इसको हम कहेंगे फाइलातुन फाइलातुन। अब जो व्यक्ति उर्दू नहीं जानते हैं, उर्दू में जिनकी पैठ अच्छी नहीं है, वो फाइलातुन का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, रटना पड़ेगा। और फाइलातुन का अर्थ सच पूछिए उर्दू जानने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है कि ये नाम फाइलातुन क्यों रखा, फाइलुन क्यों रखा, मुफैलिन क्यों रखा, मुफाइलुन क्यों रखा, मुतफैलुन क्यों रखा। इसके लिए स्टडी करनी पड़ती, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। वो कुछ भी न अध्ययन करें तो हम केवल ये समझ सकते हैं कि फाइलातुन में लघु गुरु का एक क्रम है। वो क्रम क्या है? गाल गागा। तो जैसे है उर्दू की बहर फाइलातुन फाइलातुन, वैसे हिंदी की मापनी है गाल गागा गाल गागा। और गाल गागा क्या है? ये मनोरम छंद है। तो अगर आपको मनोरम छंद आता है तो आप इस बहर पर कोई भी गजल कह सकते हैं, भाषा उसकी उर्दू हो हिंदी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उर्दू में कहेंगे, उर्दू की व्याकरण को लागू करेंगे तो गजल हो जाएगी। हिंदी में कहेंगे, हिंदी की व्याकरण को लागू करेंगे तो वो गीतिका हो जाएगी। अब जैसे कि इसी मनोरम छंद में आपको गजल कहनी है। और एक चीज बता दें, गजल कही जाती है, वहां शेर कहा जाता है, क्योंकि उर्दू भाषा पूरी बोलने पे आधारित है, लिखने पे आधारित नहीं है, बोलने पे। कि जैसा बोला वैसा ही रच दिया और वैसा ही मान लिया, फिर उसको वैसा ही लिख दिया। तो कहा जाता है कि ये शेर कहा गया, ये गजल कही गई। मैंने एक गजल कही है, वो वहां ये नहीं होता मैंने एक गजल लिखी। गजल कही है, लिखी कलम से जाती है, फिर भी उसको बोला जाता है कही। उसके पीछे भाव ये होता है कि हमारा बोलना ही मुख्य, जैसे बोलते हैं वही हमारा व्याकरण होता है। तो अगर इस पे लिखना है तो मैंने लिखा, सृष्टि में सब कुछ बदलता, प्यार भी दिन चार चलता। अब ये हो गया मुखड़ा या हो गया मतला। अब ऐसे ही शेर बनाते जाइए, गजल बनती चली जाएगी। एक दो और उदाहरण दे रहे हैं। फाइलुन फाइलुन फाइलुन, एक ये उर्दू की बहर है। 54 तो हम नहीं बता पाएंगे, दो चार उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बाकी के लिए आप लोगों के पास छंद विज्ञान नहीं है, उसको खोलेंगे तो सारी चीजें ये सामने आ जाएंगी। अब जैसे फाइलुन फाइलुन फाइलुन, ये उर्दू की एक बहर है, ये उसका अरकान है।
बहर का। और इसमें गुरु लघु का क्रम क्या है? गालगा गालगा गालगा। तो ये हो गई वही मापनी हिंदी वाली। और ये मापनी किस छंद की है? वो छंद आपको मालूम है, वाचिक महालक्ष्मी छंद है। तो वाचिक महालक्ष्मी छंद अगर मालूम है तो आपको ये फाइलुन 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 बहर न मालूम हो तब भी आप गजल की रचना कर सकते हैं। जैसे जो गरजते बरसते नहीं, जो बरसते गरजते नहीं। अब ये एक गजल का मतला हो गया, गीतिका का मुखड़ा हो गया। इसी को आगे बढ़ाते रहिए, गजल बनती जाएगी। फिल्मी गानों से अगर लेना हो तो याद दिला दें, जिंदगी की न टूटे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी बीच में थोड़ा धैर्य रखिए, कार्यक्रम के बाद में हम आपको आमंत्रित करेंगे इसके लिए। तो ये जिंदगी की न टूटे लड़ी हो गया, और इसका गायन आपकी ओर से हो गया तो और अच्छा लगा। अब हम एक और बहर की ओर बढ़ रहे हैं, जो बहुत ही प्रयोग में आती है। फाइलुन 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 फा, फाइलुन 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 फा, गालगा 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 गा। अब ये छंद कौन सा है? ये वाचिक बाला छंद है। रोटियां चाहिए कुछ घरों को, गाल गा गाल गा गाल गा गा। रोजियां चाहिए कुछ करों को, गाल गा गाल गा गाल गा गा। गाल गा गाल गा गाल गा गा, गाल गा गाल गा गाल गा गा। अब इसी मापनी पर, वाचिक वाला छंद की मापनी पे आप गजल को कहते जाइए, तो कोई भी कहीं त्रुटि नहीं होगी, पूरी व्याकरण इसके अंदर मिल जाएगी। चाहे आपको फाइलुन 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 फा यह अरकान या ये बहर मालूम हो या ना मालूम। इसी प्रकार हम और भी उदाहरण देते जाएंगे। 54 में से कुछ दे रहे हैं जो ज्यादा आपके निकट के हैं, जिनको आप लोग प्रयोग करते रहते हैं। एक मापनी है फाइलुन फाइलुन, क्षमा करें, फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन, फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन। अब फाइलातुन, फा इ ला तुन, गा ल गा गा। तो फाइलातुन का रुक्न हो गया, ओ क्षमा करें, फाइलातुन रुक्न का स्वरक हो गया गाल गागा। और फाइलुन का पहले से मालूम है गालगा है। तो अब ये हम अगर मापनी बनाएं तो कैसे बनेगी? देखिए, फाइलुन फाइलुन, क्षमा करें फिर गलत हो जाता है, फाइला फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन। कुछ धुन नहीं बन पाई तो हम उसको गद्य में ही पढ़े दे रहे हैं। फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन, गाल गागा गाल गागा गाल गा। अब ये मापनी जिस छंद की है उस छंद का नाम है आनंदवर्धक। तो गजल की हमको बहर न मालूम हो तो आनंदवर्धक छंद के आधार पर हम उस गजल की रचना कर सकते हैं। जैसे, देश को दर्पण दिखाती लेखनी, सो गए जन को जगाती लेखनी। अब एक और देखें उर्दू बहर, उसका अरकान है फऊलुन 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 फऊलुन। अब ये नए सब शब्द हैं, इनको अगर आपको समझने हैं तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो फऊलुन, ल
गा गा। अब ये रुक्न जो है फऊलुन, उसमें लघु गुरु का क्रम हो गया लगा गा, ये सरक हो गया। तो फऊलुन को 4 बार कहें, उसकी जगह हम लगा गा को 4 बार कह सकते हैं। फऊ फऊलुन 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 फऊलुन। हम मान लो ये न कहें तो हम कह दें लगा गा लगा गा लगा गा लगा गा, एक ही लय हो गई। तो जो लय वो बहर बांध रही है वही लय ये मापनी बांध रही है, और ये मापनी जिस छंद की है उसका नाम है वाचिक भुजंग प्रयात छंद, या हम संक्षेप में कह देते हैं वा भुजंग प्रयात। तो वाचिक भुजंग प्रयात छंद अगर हमको ज्ञात है तो हम इस बहर पर गजल की रचना कर सकते हैं, बिना बहर को जाने हुए, बिना इन तकनीकी शब्दों को समझे हुए। हम लगा गा लगा गा लगा गा लगा गा के आधार पर पूरी गजल की रचना शुद्धता से कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, परिमार्जन कर सकते हैं। किसी को धरा से नहीं प्यार होता, सदा स्वार्थ की पूर्ति में बीज बोता। अब ये हो गया गजल का मतलब। अब इसी के बाद शेर बनाते चले जाइए, बनाते चले जाइए, आखिर में मक्ता कह दीजिए तो ठीक, न कहिए तो ठीक, लेकिन कम से कम 5 शेर गजल में भी होते हैं और गीतिका में भी कम से कम 5 युग्म होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बहर है, जो कि ऊपर आ चुकी है, फाइलुन 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 फाइलुन। इसकी तो हमने उदाहरण ही प्रस्तुत किया। जिंदगी है गजल सी सरल साथियों, ये उदाहरण आप देख ही चुके हैं। इसके बाद बहुत से हैं, कुछ महत्वपूर्ण ही हम आपको देंगे। एक मापनी दें थोड़ी सी अलग हटके, तो गजल की जो बहर है उसका अरकान है मफऊल मफाइल मफाइल फऊलुन। अब वे बड़े तकनीकी हैं, याद करने पड़ेंगे। 9 रुकन होते हैं, 9 रुकन पहले याद कर लीजिए, तब आपको बहर याद होती जाएंगी। और 9 से भी नहीं काम चलेगा, कुछ उनमें से घटा के नए नए रुकन बनाए गए हैं, उनका भी कहीं कहीं प्रयोग करना पड़ेगा। मफऊल मफाइल मफाइल मफऊलुन मफऊल मफाइल मफाइल फऊलुन। ये बहर की धुन हो, बहर की लय हो गई। अब इसी को हम लघु गुरु में कहें तो कैसे कहेंगे, गा गाल लगा गाल लगा गाल लगा गा, गा गाल लगा गाल लगा गाल लगा गा। अब वही काम हमारा चल गया इस मापनी से, जो लघु गुरु की मापनी है, गा गाल लगा गाल लगा गाल लगा गा, मफऊल मुफाइल मुफाइल फऊल। तो वो तकनीकी शब्द अगर आपको नहीं याद होते हैं तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप गजल की रचना इसी मापनी से कर सकते हैं। और ये मापनी किस छंद की है, वो छंद बिहारी है। मापनी मुक्त मात्रिक छंद है। आप बिहारी छंद पढ़ चुके हैं, छंद विज्ञान में हम आपको बताई है और हम आपको बता भी चुके हैं जब छंदों के बारे में बताया था। अब एक और छंद पे आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। पहले तो बहर देखिए उर्दू की, मफऊल फाइलातुन मफऊल फाइलातुन, मफऊल फाइलातुन मफऊल फाइलातुन मफऊल फाइलातुन
मफऊल फाइलातुन। अब ये सुनने में अटपटा लगता है। अब इसको लघु गुरु में अगर कहें तो कैसे कहेंगे? गा गाल गाल गा गा, गा गाल गाल गा गा, त्यागी विरक्त चाहे अब नाम यश कमाना, उद्देश्य और ही कुछ बस त्याग है बहाना। गा गाल गाल गा गा, गा गाल गाल गा गा, उद्देश्य और ही कुछ बस त्याग है बहाना। मफऊल फाइलातुन, मफऊल फाइलातुन। देखा आपने, दोनों पे हमने ढाल के दिखाया कि वो लय हम जैसे उर्दू की बहर से बांध सकते हैं, वैसे ही हम हिंदी की मापनी से बांध सकते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अगर आपको बहर नहीं आता है तो इस मापनी से गजल को आप रच सकते हैं, कह सकते हैं। और इस छंद का नाम है दिग्पाल छंद। आपका समझा बूझा छंद है, कोई नया नहीं है। एक और बड़ा प्रचलित छंद है जिस पे आधारित उर्दू बहर देखें पहले। फाइलातुन फाइलातुन, फाइलातुन फाइलुन। हिंदी में देखें लघु में मापनी, गाल गागा, गाल गागा, गाल गागा, गाल गा। और इसी पे रचना देखें, वर्जनाएं काव्य में यदि हो समादृत क्या कहें, वासना श्रृंगार में यदि हो अनावृत क्या कहें। ये गीतिका का युगम हुआ है। ऐसे ही आप उर्दू भाषा में अपना ये दो पंक्तियां रचे तो ये मतला हो जाएगा, जिसमें दोनों पंक्तियां तुकांत होंगी। और उसकी लय को आप फाइलातुन 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 फाइलुन से न लेकर के आप सीधे इस मापनी से ले सकते हैं। और ये मापनी किसकी है? ये गीतिका छंद की है। ये आपको ज्ञात होना चाहिए। इसको आप लोग पहले से प्रयोग कर चुके हैं, कई बार यहाँ हम पटल पर रख चुके हैं। अब यहाँ पे एक बात हम और बता दें, ये जो उर्दू की बहर है, फाइलातुन फाइलातुन, फाइलातुन फाइलुन, इसको हमने लघु गुरु के आधार पे जब परिभाषित किया, प्रकट किया, तो बन गया गाल गागा, गाल गागा, गाल गागा, गाल गा। और हमने कहा अब आप इसी गाल से, इसी लगावली से रचना कर लीजिए। और ये लगावली किसकी है? छंद है, गीतिका। तो आप छंद गीतिका से रचना कर सकते हैं। मैं उस सच्चाई को यहाँ प्रकट करना चाहता हूँ कि इसके पीछे सच पूछिए न तो छंद की आवश्यकता है, न बहर की आवश्यकता है, न लगावली की आवश्यकता है। केवल लघु गुरु के क्रम को समझने की आवश्यकता है। वो लघु गुरु का क्रम जिस भाषा में आपकी इच्छा हो, उस भाषा में, उन शब्दों में, उन वर्णों में, उन ध्वनियों में आप उसको हृदयंगम कर सकते हैं। बस आपके हृदय में बैठ जाए। जैसे देखिएगा, मान लो लोटा आपके हाथ से छूट गया जीना चढ़ते समय, तो आवाज कैसी होगी? टन टन की आवाज होगी कि नहीं होगी? तो उस टन टन की आवाज में भी हम इसको ढाल सकते हैं। फाइलातुन फाइलातुन, फाइलातुन फाइलुन, गाल गागा, गाल गागा, गाल गागा, गाल गा। टन टना टन, टन टना टन, टन टना टन, टन टना। कोई अंतर नहीं। आपने उस बर्तन के गिरने की आवाज से इसको पैदा कर दिया, आपके हृदय में बैठ गई तो बैठ गई, और इसका कोई प्रयोजन नहीं है। तो लघु गुरु के क्रम को पकड़ने के लिए हम चाहें तो इसमें कोई भी स्वर का सहारा लेकर के अपने हृदय में बैठा सकते हैं।
और भी स्वर बताएं, जैसे कबूतर बोलता है गूं गुटुर गूं, गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल गा, फाइलातुन 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 फाइलुन, गूं गुटुर गूं गूं गुटुर गूं गूं गुटुर गूं गूं गुटुर गूं गुटुर गूं गूं गुटुर गूं गूं गुटुर गूं गूं गुटुर। अब मान लो किसी को बर्तन गिरने की आवाज भी नहीं पसंद है और कबूतर की आवाज भी नहीं पसंद है और अपनी प्रकृति उसकी ऐसी है, उसे कौवे की काव काव ज्यादा पसंद है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कौवे की काव काव से भी इसको ढाल सकते हैं। काव का काव काव का काव काव का काव काव का, गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल गा, फाइलातुन 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 फाइलुन। यहाँ पर एक उदाहरण में हमने विस्तार से बताया कि हमारा उद्देश्य है कि लघु गुरु के क्रम को हृदय में स्थापित करना। तो हम चाहे उर्दू बहर के अरकान से स्थापित करें, चाहे गीतिका की मापनी से स्थापित करें और उसके पीछे के छंद को समझ के हम गजल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम दोनों को छोड़ दें, किसी अन्य माध्यम से इसको प्रकट करें, तो भी आपकी रचना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कबूतर की आवाज से करें, चाहे बर्तन गिरने की आवाज से करें, चाहे कौवे की आवाज से करें। अब आइए, एक बहुत प्रिय है, उसको बता के हम अपनी बात यहीं पर रोक देंगे। बहुत प्रिय है आप सबका छंद, काफी लोग उसमें लिख रहे हैं, हमको दिखाते रहते हैं। वो है मफाइलुन 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 मफाइलुन। इसको कुछ लोग मफाई लिखते हैं, कुछ मुफाई लिखते हैं, मुफाइलुन। इसमें कोई खास अंतर नहीं, हमने बताया है ना। यहाँ उद्देश्य हमारा होता है लघु गुरु समझने का। सुनिएगा, मुफाइलुन 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 मुफाइलुन, ये लय हो गई। ये लय की एक धुन बना लेते हैं, हमें उस धुन से लय स्पष्ट हो जाती है। जवानी हो गई बूढ़ी घिसटती तुम नहीं हो प्रिय, जवानी हो गई बूढ़ी घिसटती तुम नहीं हो प्रिय, डगर थोड़ी बची काटे न कटती तुम नहीं हो प्रिय, डगर थोड़ी बची काटे न कटती तुम नहीं हो प्रिय। ये हो गया गजल का मतला, गीतिका का मुखड़ा। और लय क्या है? लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा, मापनी। मफाइलुन 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 मफाइलुन, अरकान बहर होगी और आपकी मनमानी भी चल सकती है। टना टन टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन, और भी कुछ अच्छा लगे वो आप कर लीजिए। बस लघु गुरु का क्रम आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में स्थापित हो जाना चाहिए। इससे आपकी गजल बनती चली जाएगी। आवश्यक नहीं है कि गजल के जो तकनीकी शब्द हैं, फाइलातुन फाइलातुन मुफैलुन मुफाइलुन, इन सब का ज्ञान आपको हो ही नहीं है, तो भी आप केवल ये जान लें कि वह गजल किस मापनी के समतुल्य है, लघु गुरु का क्रम क्या है और उस लघु गुरु के क्रम से संबंधित छंद कौन सा है। अब जैसे कि फाइलातुन 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 फाइलुन, फाइलातुन 4 बार कहा गया, तो ये आपका माधव मालती छंद हो गया, उसकी मापनी हो गई गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा गाल गा गा। अब
माधव मालती छंद अगर आपको मालूम है तो इस बहर में गजल कहने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इस प्रकार से 54 बहर मैंने छंद विज्ञान में दी हैं और उन 54 बहर में प्रत्येक बहर की मैंने मापनी दी है लघु गुरु में। प्रत्येक बहर को अंकों में भी दिया है, उसकी चर्चा हमने यहाँ नहीं की। लघु की जगह 1 लिख देते हैं, गुरु की जगह 2, तो वो अंकावली हो जाती है, वो भी दी है। छंद का हमने नाम दिया है, 2 पंक्तियों का उदाहरण दिया है। इसके माध्यम से आप तमाम गजलें कह सकते हैं। अब गजल की जो एक बात और रह गई, भाषा और व्याकरण, उसको भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। वो बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा हिंदी में होता है। जब आप गजल कहेंगे तो आपको उर्दू का सम्मान करना पड़ेगा और उर्दू की जो परंपरा है, उर्दू की जो व्याकरण है, उसको समझना पड़ेगा। भले ही आप उसका प्रयोग न करें, लेकिन दूसरे गजलकार जब उसका प्रयोग करेंगे तब तो आपको समझना होगा, सम्मान करना होगा। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उर्दू में होती हैं लेकिन हिंदी में नहीं होती हैं, तो हमको समझना उनको भी होगा। अगर उनको नहीं समझेंगे तो हम गजल और गजलकारों को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। मान ले आपने उनका प्रयोग नहीं किया, लेकिन किसी गजलकार ने किया है, तो उसको भी समझना होगा, उसको भी सम्मान देना होगा। इसलिए उन बातों को समझना जरूरी है। हम बहुत संक्षेप में बता रहे हैं वो बातें क्या क्या है जो मुख्य रूप से गजल में होती हैं लेकिन हिंदी में नहीं होती या गीतिका में नहीं होती। एक तो है कि गजल की भाषा जो है उर्दू प्रधान होती है, लेकिन ये परंपरा है, कोई बंधन नहीं है। गजल कोई हिंदी में कहना चाहे तो कह सकता है, पंजाबी में कह सकता है, किसी भाषा में कह सकता है, लेकिन वो होती परंपरा से उर्दू प्रधान होती है। दूसरी बात है, जिस भाषा में हम गजल को कहते हैं उस भाषा के संस्कार भी उसमें जुड़े होते हैं। उर्दू भाषा का भूतकाल जिन जिन परिस्थितियों से गुजरा है, जैसे पात्रों से होकर गुजरा है, जैसे शायरों की कलम से होकर गुजरा है, जैसे परिवेश से होकर गुजरा है, उसका असर उस भाषा पर भी पड़ता है। वो भाषा के संस्कार बन जाते हैं। तो उर्दू के अपने संस्कार हैं, वो दिखाई देने चाहिए अगर हम गजल लिख रहे हैं। और अगर हम गीतिका लिख रहे हैं तो इसी की जगह पर हिंदी के संस्कार दिखाई देने चाहिए। कुछ शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि उर्दू में जैसे शहर शब्द है, ये अशुद्ध है, शहर नहीं बोला जाएगा, शहर बोला जाएगा। तो शहर का मात्रिक भार होगा लगा, लेकिन उर्दू में नहीं होगा। उर्दू में हा में हलंत लगा दीजिए, बोलिए शहर है, तो इसका भार होगा गाल। अब ये देखिए तकनीकी अंतर हो गया है हिंदी उर्दू का। सुबह, सुबह नहीं है, सुबह हिंदी में बोल सकते हैं, बोलते हैं, उर्दू में ये होगा सुबह। तो हिंदी में जब हम सुबह बोलेंगे तो इसका मात्रा भार होगा लगा, लेकिन उर्दू में जब हम सुबह बोलेंगे, सुबह, तो इसका भार होगा गाल। ये उच्चारण के अनुरूप शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में कोई रुत प्रयोग करे अशुद्ध होगा, ऋतु है शब्द, रीढ़ से बनता है, लेकिन उर्दू में रुत को पूरी मान्यता है। हिंदी में कोई ब्राह्मण को विरहमन कह दे, अस्वीकार, अशुद्ध, कहीं नहीं आता। लेकिन उर्दू में ब्राह्मण को विरहमन कहने की परंपरा है, तो हमको उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उर्दू में जैसे हम बोलते हैं दर्दे दिल, उर्दू में दर्दे दिल का मतलब होता है दिल का दर्द। ये अंग्रेजी के पैटर्न पे है। दर्दे दिल माने दर्द ऑफ दिल, दिल का दर्द। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में हमको कहना होगा दिल का दर्द। तो उर्दू में हम इसको दर्दे दिल के रूप में प्रयोग करेंगे, लेकिन हिंदी में नहीं करेंगे। सुबह शाम, ये ओ लगा करके 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, द्वंद्व समास होता है, सुबह शाम, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। तो उर्दू में हम इसका प्रयोग कर लेंगे, भले ही हम हिंदी में इसका प्रयोग नहीं करेंगे, अशुद्ध होगा। उर्दू में हम आसमान को आसमां कह सकते हैं, जमीन को हम जमी कह सकते हैं,
ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें आखिर का लघु गायब हो जाता है, तो इसको कहते हैं पुच्छ लोप या हरफ जायद। तो ये प्रयोग हम गजल में करेंगे, खुशी से करेंगे, पूरी इज्जत के साथ करेंगे, लेकिन हिंदी की गीतिका में नहीं करेंगे। कुछ शब्दों का है, जैसे बहुवचन है, तो सवाल का बहुवचन उर्दू में आप अगर सवालों लिख देंगे तो अशुद्ध होगा। उर्दू में आपको सवालात लिखना होगा। लफ्ज का बहुवचन अल्फाज लिखना होगा, लफ्जों नहीं होगा। हिंदी में लफ्जों होगा। तो हम जब गजल लिखेंगे तो उर्दू की परंपरा को भी उसमें मानना होगा, और उर्दू के शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो ग्रामर व्याकरण उसमें उर्दू का ही लगेगा। एक और बात है जिसको कहते हैं आकार योग, उर्दू में बोलते हैं अलिफ वस्ल, कि हम अपना, हम और अपना को मिला के बन जाता है हम अपना। ये हिंदी में नहीं है, हिंदी की संधि के नियम के विरुद्ध है, हिंदी में मान्य नहीं है, लेकिन उर्दू में मान्य है। हम अपना को मिला दिया, हम अपना, ह मप ना। अब इसका भार मालूम करें, ह मप ना, 1 2 2 5 मात्राएं हो गई। और हिंदी में हम अप ना, 2 2 2 6 मात्राएं हो गई। तो हिंदी के नियम को दृढ़ता से पकड़ करके आप गजल लिखेंगे उर्दू में तो गलतियां हो जाएंगी। उर्दू में गजल लिखते समय उर्दू की संस्कृत, उर्दू की परंपरा, उर्दू के व्याकरण को ही हमें मानना होगा। कुछ लोग कहते हैं मुख्य रूप से, जो मिसरे के आखिर में कोई लघु आता है वो गायब कर देते हैं। कोई मिसरा पंक्ति लिखी और पंक्ति के अंत में एक लघु आया, उस लघु को हमने गायब कर दिया, हम अपने भाई नहीं, और उच्चारण किया तो हल्के से कर दिया हमने। ये चीज हिंदी में नहीं होती है। हिंदी में किसी लघु का लोप आप नहीं कर सकते हैं। गुरु को लघु तो पढ़ सकते हैं लेकिन लोप नहीं कर सकते। तो एक उदाहरण देख लीजिए, अभी हमने जो पढ़ा था उसमें हमने एक उदाहरण इसका रखा है, आप लोग सबके सामने प्रकट हो जाए बात, सुनिएगा कि जिंदगी की गजल का सहारा रदीफ, जिंदगी फाइलुन या गालगा, की गजल फाइलुन या गालगा, का सहारा फाई, क्षमा करें कहीं गलती हो गई, हाँ ज्यादा बोल गए, जिंदगी फाइलुन, की गजल फाइलुन, का सहा फाइलुन, रा रदी फाइलुन। अब रदी के बाद जो फा लगा हुआ है ये कहाँ गया? ये फालतू है। ये फालतू लगाने का उर्दू में अधिकार है, ये व्याकरण सम्मत है कि हम आखिर में एक लघु को लगा के उसका लोप कर सकते हैं, और पढ़ते समय इसको धीरे से पढ़ लेंगे ताकि इसका भार, इसको बोलने में कोई समय न लगे, कोई भार नहीं इस पे आए। कैसे? सुनिए, पढ़ा था तब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब दोबारा पढ़ रहे हैं। जिंदगी की गजल का सहारा रदीफ, जो कि रहता गजल में अचल साथियों। एक बार फिर सुनिए, फा कहाँ गया? जिंदगी की गजल का सहारा रदीफ, फाइलुन 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 फाइलुन, जिंदगी की गजल का सहारा रदीफ, गालगा 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 गालगा। है एक अलग और बाद में रदीफ, फा को हम तो इस तरीके से किसी मिसरे के अंत में आने वाले लघु का हम लोप कर सकते हैं। इसको कुछ लोग कहते हैं, हरफ जायद कहते हैं। ये गजल में मान्य है। तो हम ये इसलिए रखे हैं। एक बात और सुन लीजिए कि गजल में जो मात्रा पतन है उसको बहुत इज्जत से देखा जाता है, वहां पर पूरा उसका सम्मान है। हम हिंदी में मात्रा पतन को एक छूट के रूप में स्वीकार करते हैं, एक दुर्बलता के रूप में स्वीकार करते हैं कि नहीं बना तो मात्रा पतन कर लिया, चलो छूट दे दी, पचनीय मान लिया। पचनीय है, पूरा सम्मान नहीं, उसका अनुकरणीय नहीं है। लेकिन गजल में मात्रा पतन करना, मात्रा को गिराना, गुरु को लघु पढ़ना,
पूर्णतः सम्मानित है, पूरा उसका सम्मान है, कहीं उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जितना चाहे मात्रा पतन करें, उस गजल पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। ये अंतर है। ये अंतर इसलिए बताए हैं कि हिंदी भाषी रचनाकार अगर गजल लिखें तो इन चीजों की छूट ले सकते हैं, और स्वयं छूट न लें तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि दूसरे जो गजलकार हैं उनकी गजल में जब ये बातें आएंगी तो उनका हमें पूरा सम्मान करना पड़ेगा। आज का जो विषय था मुख्य रूप से इतना ही था कि हम छंद से गजल कैसे लिख सकते हैं, वो हमने आपके आगे रखा। 1 मिनट में हम दोहराते हैं पूरी बात को कि जब आपको गजल लिखना हो तो किसी लय को अपने मन में बैठा लिए। वो लय किसी गजल को गाते हुए सुनिए, किसी को मन में बैठा लीजिए, या किसी फिल्मी गाने से ले लीजिए, लेकिन उसमें लघु गुरु का क्रम निश्चित होना चाहिए। उस निश्चित क्रम की लय को मन में बैठाल के गुनगुनाइए, अनुकरण करके अपनी पंक्तियां लिखिए। पहले 2 पंक्तियां लिखिए जो तुकांत हो, तो वो मतला बन जाएंगी, और एक बात पूरी 2 पंक्तियों में खत्म कर दीजिए। वो बातें कहीं गई नहीं है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, माने 2 पंक्तियों में सारी बात आ जाए, कुछ भी कहने को रह न जाए उसमें। और 2 पंक्तियों में जो बात कहनी है वो अन्य पंक्तियों के आश्रित न हो, मुखापेक्षी न हो। ये नहीं है कि उसका अर्थ जानने के लिए हमें किसी दूसरे शेर का मुंह देखना पड़े। तो ऐसी 2 पंक्तियां तुकांत रचिए तो मतला बन जाएगा। फिर 2-2 पंक्तियों के शेर रचते चले जाइए, अशाल रचते चले जाइए, जिसमें पहली पंक्ति अतुकांत, दूसरी तुकांत हो। कम से कम 5 शेर रचिए या कहिए गजल की भाषा में, और जो अंतिम आपका शेर है उसमें अगर अपने उपनाम को डाल देंगे तो वो मतला बन जाएगा, नहीं नाम को डालेंगे तो आखिरी शेर बन जाएगा। कम से कम 5 शेर ऐसे कह दीजिए, एक गजल बन जाएगी। जब आपकी गजल बन जाए तो अपनी लय की मापनी को समझिए, और उस मापनी पर पूरी गजल को परख डालिए कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, कोई लघु गुरु का क्रम इधर उधर तो नहीं हो गया, हम लहर में बोल गए हों, जान न पाए हों। परीक्षण कर लीजिए, अगर गलती है तो उसको सुधार लीजिए। अगर आप में क्षमता नहीं है तो किसी जानकार को अपना गुरु बनाइए, एक बार उसको दिखा लीजिए। गजलकारों में नियम चलता है, बिना अपने उस्ताद को दिखाए वे गजल नहीं पढ़ते हैं, और उस्ताद की बात को पूरी तरीके से मानते हैं। जहां भी जरूरत पड़ती है अपने उस्ताद का नाम जरूर लेते हैं कि मैं फलां का शागिर्द हूँ। ये उर्दू की परंपरा बहुत अच्छी है, अनुकरणीय है, इससे सबको अनुकरण करना चाहिए। और छोटा मोटा साधन आपके पास एक छंद विज्ञान भी है। आप छंद विज्ञान के पन्नों को पलटते रहें तो अधिकांश बातों का समाधान उसी कृति में मिल जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि छंद से गजल, इस पाठ को आप देखेंगे, अध्याय को देखेंगे तो उसमें कम से कम 54 गजलों की बहर हमने दी है, जिनका आधार छंद बताया है कि वो बहर की जगह उन छंदों का हम प्रयोग करके गजल लिख सकते हैं। आज की बात हमारी समाप्त हुई। आप सबकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद आदरणीय ओम गुप्ता जी का वक्तव्य होगा। पहले आपकी कोई जिज्ञासा हो और कोई प्रश्न हो, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हो तो उसका स्वागत है। और अब पटल का दायित्व आदरणीय ओम गुप्ता जी के अधीन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने मुझे कुछ समय दिया तो आपका आभारी हूँ मैं। तो मैं आज चूँकि क्लास हमारे अपने समापन की ओर है, इसलिए मैं जरा कुछ बातें करना चाह रहा हूँ इस क्लास में के विद्यार्थियों से। तो एक बात तो जब हमने क्लास आरंभ किया था तो उस समय 12 क्लास और इस कल्पना थी, तो प्रभु कृपा से सब सकुशल चला, कहीं कोई विघ्न नहीं पड़ा। 11 क्लास हो चुके हैं, आज 12वीं क्लास है।
और अगला क्लास 2 सप्ताह बाद होगा, राम जी ने चाहा तो उसके बाद में इस क्लास का समापन होगा। पर सीखने की प्रक्रिया तो जीवन पर्यंत है, सीखना तो कभी समाप्त नहीं होता। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जब क्लास आरंभ हुआ था तो उसकी जो रूपरेखा बनाई थी, उसमें इस क्लास में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको एक प्रमाण पत्र की बात की थी। तो उसमें ऐसी एक शर्त रखी थी कि क्लास में आपकी 80% अटेंडेंस आवश्यक है। पर चलो उस 80% का हम कोई इन्फोर्स नहीं कर रहे। तो हम ये जानना चाहेंगे, और उसका उत्तर अभी देने की जरूरत आपको आवश्यकता नहीं है, कि आप पहली बात तो आपको किसी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, और यदि आवश्यकता है तो आप हमें, अब किसी को जरूरत ही नहीं है तो फिर तो ये फिर उसका फॉर्म मजमून बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, वो सारा समय वेस्ट ही होगा। पर हाँ, आप किसी को लगता है कि हमें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए तो आप प्लीज हमें या इसे पटेल भी लगता है या मुझे व्यक्तिगत मैसेज भेज दें, तो फिर उसका मजमून फिर बनाया जा सके। तो ये मैं एक खास बात मैं ये आपसे करना चाह रहा था। तो आज अगले सप्ताह तक, मेरे ख्याल से 11 दिसंबर या 15 दिसंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिसंबर तक आप जरा लिख के भेजें कि आप प्रमाण पत्र चाहते हैं या नहीं चाहते, ताकि उस हिसाब से फिर उसका हिसाब किताब बनाया जा सके। इसके बाद में अगर भविष्य में कोई इस तरह की क्लास की आपको लगता है आवश्यकता हो, उपयोगी हो पड़े, तो हम आचार्य जी से बात करेंगे, उनको समय होगा तो, और नहीं तो कोई और किसी विषय पर हिंदी या वैश्विक हिंदी संस्थान की एक एक्टिविटी है, तो हिंदी से संबंधित किसी भी विषय पर आपका कोई सुझाव हो, कोई क्लास का सुझाव, कोई और भी सुझाव हो, तो आप उसे लिखें। सो उसके लिए जो योग्य व्यक्ति हो, जो अवेलेबल हो, उनकी हम तलाश करें, और ताकि उसको कार्यान्वित किया जा सके। तो ये दो मुख्य बातें करनी थी मुझे आपसे। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो, आज मेरे बेटी के बच्चे आए हुए हैं, तो छोटे छोटे 4 साल के, 2 6 साल की बेटियां, एक 4 साल की है, तो उनका शोर मस्त रहता है। तो आपका कोई इस समय कोई सुझाव हो या कुछ बात करना चाहें तो मैं आपकी सेवा में हाजिर। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। जी जी जी। ये मेरा मन है, कोई इसके पीछे तर्क नहीं है, कि जितने भी रचनाकार, हम सबको रचनाकार ही मानते हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, उनको हमने प्रारंभ में आश्वासन दिया था कि वो 80% उपस्थिति होगी तो उनको सम्मान पत्र दिया जाएगा। अब उसमें आपकी ओर से जो छूट दी गई कि 80% न भी हो तो भी कोई बात नहीं है, उनको सम्मान पत्र दिया जा सकता है। आपकी इस बात का हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं, और सभी की ओर से आपको इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस कड़ी में हम कहना ये चाहते हैं कि सम्मान पत्र देने के लिए किसी से कहा जाए कि वो स्वयं इच्छा प्रकट करे कि हमें सम्मान पत्र दिया जाए, ये सम्मानजनक नहीं लगता है। नहीं, मैंने मेरी बात पूरी हो जाने दें। सम्मान पत्र देने का पूरा औचित्य तभी बनता है जब हम अपनी ओर से उसको भेंट करें कि हम आपको ये सम्मान में दे रहे हैं। अगर वो स्वयं कहे कि हमको चाहिए, हमको नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही सम्मानजनक मुझे नहीं लग रहा है। अब आप राय दीजिए अपनी। मेरी आवाज नहीं पहुंची? हाँ, नहीं बिल्कुल पहुंच रही है। मैं आपको बस बताना चाह रहा था, जी। मैंने सम्मान पत्र की तो कोई बात ही नहीं की। ये सिर्फ प्रतिभा उपस्थिति का प्रमाण पत्र है। तो हम तो विद्यार्थी हैं, और कई हमारा अनुभव है कि कई लोग चाहते हैं भाई प्रमाण पत्र लेके क्या करना है, और ये छोटा सा क्लास है और किसी को इस तरह का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, तो इस पे क्यों समय वेस्ट किया जाए। ये सम्मान का तो देखिए, यहाँ पे सम्मान का तो, अगर सम्मान
कि कोई बात है तो हम आपका सम्मान करते हैं आचार्य जी। आप नहीं, इतना मेरा समय, मेरा नहीं, हम हाँ नहीं, रचनाकारों आपने की इतना बात कर इतना रहे हैं समय जो दिया जो तो सम्मिलित हुए हैं। तो पर जो जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो क्लास अटेंड करते हैं और क्लास उन्होंने क्लास के नीति ये देखिए, पहले भी हमने बात की, एक क्लास की भांति चलेगा और क्लास की भांति ही चला है कि इसमें आप देखिए रहे रामायण की क्लास में कभी कभार आप भी आते हैं, तो वहाँ तो हम हर वीक क्विज भी लेते हैं उनकी, ताकि उसको पढ़ें, उस क्विज का आंसर दें, तभी आदमी सीखता है। आप तो फिर यहाँ पे तो हमने वो सब नहीं रखा, पर कम से कम अटेंड करेगा ये सब विद्यार्थी। और मेरा भी मन था कि मैं आपका पूरा क्लास अटेंड करूं, पर मैं कर नहीं पाया और दुनिया भर के जमलों की वजह से। तो ये सब इट्स सर्टिफिकेट नॉट सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट। अंग्रेजी में सर्टिफिकेट कहते हैं, हिंदी में प्रमाण पत्र कहते हैं। सो इट्स सर्टिफिकेशन और सर्टिफिकेट दैट यू हैव अटेंडेड दिस क्लास। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा चलिए, अगर मैंने मैंने कुछ उसको, गलत फहमी कर दी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं नहीं, पर वो ये मुझको ही गलतफहमी हुई। मैंने जो 80% उपस्थिति पर प्रतिभागिता प्रमाण पत्र देने की बात कही गई, वो प्रमाण पत्र को मैंने एक सम्मान के रूप में अपने मन में समझ रखा था, तो मैं अपने वो शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन प्रमाण पत्र फिर भी सभी को देना चाहिए जो आपको पात्र लगे। उनकी ठीक है, इच्छा पे न रखिए वो लेना चाहते हैं ओके, या नहीं लेना चाहते। ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ। हाँ, तो और ये इस अब प्रमाण पत्र में भी एक सम्मान ही है, अंतर्निहित है, भले ही उसे आप उसमें लिखे ना सम्मान पत्र, लेकिन ये ठीक उसका ठीक एक प्रकार से ठीक है, सम्मान तो ही है जो वी जहाँ विल प्रस्तुत सेंड किया जाएगा। तो ठीक है, वी विल सेंड, मैं लिख लेता हूँ इसमें। हाँ, इसको स्वैच्छिक रखिए, और एक बार आपको फॉर्मेट बनाना है, सबके नाम लिख देने हैं, और कोई बहुत बड़ी, जैसे एक नहीं नहीं बनाने नहीं, में मेहनत हमें पड़ेगी हमें ये कोई करने वैसे। में आलस्य नहीं है। हम ये हाँ, ऐसा नहीं है कि हम आलस्य कर रहे हैं और अरे ये हमें काम नहीं करना पड़े, बढ़िया है, अच्छा तो ही है। इसको अन्यथा न लीजिएगा, ऐसा कुछ मेरा नहीं है। मतलब पर भीतर ऐसा से तो मन ना ऐसा हो था। कि कुछ इतने कम लोग हैं और किसी को इसकी पड़ी नहीं हो, फिर क्यों समय वेस्ट किया जाए। तो पर ठीक है, आप क्या इस विवाद में पड़ने का जरूरत नहीं है। मैं हम सबको जो उसको क्वालिफाई करते हैं, जो हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। ठीक है, और कोई आपने सुझाव? आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको आप धन्यवाद गुरु हैं, देता हूँ। आपका जो आपके जो आज्ञा होगी, सिरोधार सिरोधार है। और आपका कोई सुझाव आचार्य जी, और आप किसी अन्य मित्र का इस संदर्भ में? कोई परीक्षा भी होगी क्या? मैं प्रणाम करती हूँ दोनों को। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई प्रोफेसर, नमस्ते, नमस्ते, जय श्री लालनी जी राम। आपके वाणी सुनकर नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा। मैं कई दिन से आपको याद कर रहा हूँ, बड़ी आपकी आवश्यकता अरे है। मैं व्यस्त हो गई थी, मुझे भी 2 मुझे क्लास पता है। मिस करने का अफसोस है। हाँ, नहीं नहीं, हमें तो वो जो मानस के श्लोक आप है ही की उसका। अमेरिका ने हमें व्यस्त कर दिया, बच्चे आए हुए हैं। हाँ, ये तो हम ये बच्चा, हाँ, सही। तो ये नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं, इसमें कोई इसमें तो कोर्स में इस तरह का हमने वी डिड नॉट डिजाइन की कोई क्विज हो, परीक्षा हो। अगर अनलेस का आचार्य जी लेना चाहें तो आचार्य जी के हाथ में, तो हमारे हाथ में तो नहीं नहीं नहीं, नहीं, हमारी कोई इच्छा परीक्षा लेने की नहीं है, क्योंकि हम विद्यार्थी, हम खुद ही अपनी परीक्षा देते रहते हैं, हम दूसरे की परीक्षा क्या लेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। और आपका किसी का कोई कमेंट या कोई प्रतिक्रिया, कोई सुझाव? ठीक है, कुछ नहीं है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेषकर आचार्य जी का आप सबको प्रणाम। और रोहिणी चाहे तो अगली क्लास में फिर मैं यहाँ पर आपके दर्शन करूंगा, नहीं तो जय श्री राम जी की मर्जी। ठीक है, जय श्री नमस्कार राम। सभी को।